चीनी हर भारतीय किचन का प्रमुख हिस्सा है और एक ऐसी चीज है जिसका हर दिन 3 से 4 बार हर घर में इस्तेमाल होता है। उस चीनी की कीमत पिछले 10-15 दिनों में 20 रुपए तक का इजाफा हो गया है। पहली बार चीनी के भाव 60 रुपए के पार हुए हैं। ऐसे में आमजन परेशान है। अभी तो त्योहारी सीजन शुरू ही हुआ है और आने वाले दिनों में रेट कम होगा या यथावत बना रहेगा, उस पर भी संशय है। चीनी के दाम अचानक बहुत तेजी से बढ़े हैं। 10 दिन पहले तक जो चीनी बाजार में 46 रुपए किलो तक बिक रही थी, अब 65 रुपए किलो तक बिक रही है। महज 10 दिन में 20 रुपए से ज्यादा का दाम बढ़ा है। इसको लेकर ग्राहक और विक्रेता दोनों परेशान हैं। कारोबारियों के मुताबिक पिछले 15 दिन में इसके दाम करीब 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। कारोबारियों का कहना है कि सीजन के अंतिम दौर में चीनी का भंडार कम है। मांग के मुकाबले आपूर्ति घटने से दाम लगातार बढ़ी है। हालांकि चीनी के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार सख्त हुई है, निर्यात पर कमी की है और 1 मिलियन टन चीनी आयात पर कोई शुल्क नहीं लगा रही है। सरकार ने 10 साल के बाद ऐसा फैसला लिया है। इसके अलावा जमाखोरी के खिलाफ सख्त आदेश भी दिए गए हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं कि चीनी के बढ़ते दामों का कारण क्या है। मौजूदा स्टॉक सितंबर के आखिर तक स्टॉक 30-35 लाख टन तक रह जाएगा। यह स्टॉक नवंबर-दिसंबर तक भी नहीं चल पाएगा। त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ती है। त्योहारों से पहले खपत तेजी से बढ़ती है। कारोबारी स्टॉक करना भी शुरू कर देते हैं। मिल और गोदाम की कमी। पिछले सालों की तुलना में बफर स्टॉक और मिल में काफी कमी आई है, जिससे प्रोडक्शन और असल खपत के बीच का अंतर कम हो गया है। मौसम का असर। खेती वाले जिलों में बारिश से गन्ने की फसलें खराब हुई हैं। फसल खराब होने से पैदावार कम हुई। जमाखोरी। बाजार में कमी होने पर जमाखोरी भी शुरू हो गई है। एथेनॉल को प्राथमिकता। चीनी मिलों ने अधिक लाभ के लिए चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल उत्पादन को प्राथमिकता दी है। ये तो चीनी के रेट बढ़ने का कारण है। वहीं चीनी के बढ़ते दामों से दिल्ली के मशहूर सदर बाजार में थोक के दुकानदार भी परेशान हैं। थोक के भाव में चीनी 15 दिन पहले 45 रुपए किलो तक मिल रही थी, लेकिन अब ये दाम 63 रुपए प्रति किलो पर हो गया है। थोक दुकानदार के मुताबिक प्रोडक्शन की कमी की वजह से दाम बढ़े हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीनी के दाम इतने बढ़े हैं। लोगों का कहना है कि दाम बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ा है। सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। ये हमने अपनी लाइफ में तो पहली बार देखी है इतनी तेजी। हमने तो इतनी तेजी देखी ही नहीं थी। पता नहीं क्या कारण है, क्या है नहीं। इन्होंने क्यों नहीं अपना बफर स्टॉक रखा। आज ये कह रहे हैं बफर स्टॉक नहीं है। तरीकी कहाँ मरे हम जाके। तरीकी ग्राहक को 1 रुपये ऊपर बता दो तो कहते हैं अब 63 की ली हमने होलसेल में, 65 बेच रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, थैली भी लगा के दे रहे हैं। वजह के स्टॉक कम है। स्टॉक कम नहीं है, स्टॉक नहीं है। गन्ना कम है जी, अलीनो है जी, फसल कमज़ोर है। कौन सी अभी से फसल कमज़ोर हो गई। सुबह चाय में डाल के एथेनॉल डाल के पिए। क्या क्यों बना रहे हैं? एथेनॉल डाल रहे हैं पेट्रोल में। मत बनाए ना पेट्रोल में एथेनॉल। वो तो आम लोगों की जरूरत नहीं है। हर वक्त सवेरे पेट्रोल डाल के पिए चाय में, या रात को दूध में चाय पेट्रोल डाल के पिए हम एथेनॉल वाला। शुगर रेट बढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और एकदम से हद से बाहर हो गए रेट। एकदम से 15 रुपये किलो की तेज़ी आई है 20-25 दिन के अंदर। 20 दिन पहले यही चीनी हम 48 में बेच रहे थे और आज 63 में बेच रहे हैं। ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ ऊपर से पीछे से कोई प्रोडक्शन का हिसाब है, उस हिसाब से कुछ गड़बड़ हुई है। अदरवाइज हमेशा ऐसा नहीं होता। वह बीजेपी के दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चीनी के बढ़ते कीमत पर कहा कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चलाते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। चीनी से इंपोर्ट की ड्यूटी सरकार ने हटाई है। कुछ लोग भ्रामक प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार को चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से चीनी के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे और देश की आम जनता को उससे नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया ताकि वैसे तो चीनी की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज देश में है नहीं, बट अगर फिर भी कहीं शॉर्टेज है तो चीनी आसानी से इंपोर्ट करके लाई जा सके और घरेलू बाज़ार की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश को आगे बढ़ते हुए देखने का जो उनका विज़न है उसमें वो उनको ठीक नहीं लगता और इस कारण से वो सोशल मीडिया के ज़रिए देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं।
देश में अगले 2-3 महीने त्योहारों का सीजन है। हमारे यहाँ त्योहार का मतलब होता है मिठाई। ऐसे में चीनी की कीमत में जो उछाल आया है, इसमें दो राय नहीं कि ये लोगों के मिठास को कम करेगा और महंगाई का बड़ा झटका भी देगा। भारत के हर घर में चीनी रोज की खपत में शामिल है। ऐसे में रोज ही लोगों को बढ़ती हुई कीमत से परेशानी होगी। सरकार कदम उठा रही है, अब देखना है उन कदमों का फायदा पब्लिक को कब तक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ गए। क्योंकि अभी मोटे तौर पर सभी के जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2-2.5 सालों से जो चीनी की कीमतें एक समान थी वो अचानक से बढ़ गई। ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा सवाल, पब्लिक को महंगाई का झटका कब तक लगता रहेगा। तीसरा सवाल है, 10 साल बाद टैक्स फ्री चीनी के आयात की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि चीनी बनता है गन्ने से और ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। हम दूसरे देशों को चीनी बेचते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई। क्या नीति निर्धारण में कमी थी, क्या हमारे नीतियों में गलतियां हुई हैं जिसका खमियाजा आज पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है और बेचने वाले को खरीदना पड़ रहा है। सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मृगेंद्र चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। विष्णु पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और निपुण आलम बायन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मृगेंद्र जी, अचानक से चीनी की कीमतें 20-25 रुपए बढ़ गई। क्या सरकार के अंदर जो नीति निर्धारक थे जिनका काम है इन चीजों का आकलन करना, 2-4 महीने 5 महीने पहले उन्होंने आकलन नहीं किया था। कहां चूक रही, कहां कमी रही कि 10 दिन पहले जो चीनी 45 की मिल रही थी आज 65 की मिल रही है। देखिए 2-3 फैक्टर रहे हैं। थोड़ा सा क्रॉप भी डैमेज हुआ है, ठीक है। बाकी मार्केट में स्पेकुलेशन चलती है, कुछ लोग होल्डिंग की कोशिश भी करते हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ है, पहले हमने देखा है कुछ सालों में, पिछले सालों में कि भाई टमाटर के साथ भी केस होता है और प्याज के साथ भी होता है। सरकार इसको जो है जैसे ड्यूटी को तो फ्री किया है कि कहीं ना कहीं रेट्स वहां डाउन करने पड़ेंगे, पर कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर भी जो है एक तरह से कड़े जो है कदम उठाए जाएंगे जिससे कि जो है प्राइस जो है कंट्रोल में। देखिए चीनी का प्राइस तो हर साल बढ़ता है, पर इस बार थोड़ा सा गैप जो है ज्यादा हो गया है। क्योंकि अगर हम देखें 2000 सन से भी देखें तो 14 से 16 रुपए किलो चीनी आती थी। 2000 की बात मैं कर रहा हूँ। 2010 में वो 28 से 32 हो गई थी, ठीक है। और 20-21 में 42 तक पहुंच गई थी, 24 में 44 और 46 अब एकदम से जो है 46 से आगे बढ़ गई है। तो इसका एक फैक्टर ये भी है कि भी गन्ने का जो प्राइस है ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय करती है जिसपे जो है किसी भी चीनी मिल को गन्ना खरीदना होता है, वो प्राइस 2020 में 285 रुपए था और 21 में 290 हुआ, करते करते 25 में वो 340 हुआ और 26 में आकर के 365 रुपए हो गया। तो 285 से 365 जो है, आप देखिए कितना गैप है, लगभग 80 रुपए का गैप आ गया उसमें। तो ये भी एक फैक्टर है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीनी मिल है वो जो गन्ना खरीदती है, गन्ना जब वो खरीदेगी तो उसको जो कोई भी इंडस्ट्री है जब वो रॉ मटेरियल में पैसा लगाती है तो वो प्रोडक्ट में इसको एडजस्ट करती है, ठीक है। चलो मानी जाए कि बात 2 से 4 रुपए एडजस्ट होना चाहिए, पर इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई थोड़ा सा अफवाह भी है, थोड़ा सा मार्केट में जो प्लेयर है जो स्टॉक पाइलिंग करते हैं या होल्डिंग करते हैं, वो मुझे लगता है बदमाशी वहां भी है थोड़ी सी। उस पर सरकार ध्यान देगी। सरकार ने ड्यूटी की तरफ रिजेक्शन लिया, पर ये जो कह रहे कि इथेनॉल की तरफ जो है शिफ्ट हो गया जी, ये तो सब एक बेसलेस चीज है, उसमें नहीं सर। एक मिनट मृगेंद्र जी, आप जिसको बेसलेस बताते हैं उससे जुड़ा एक अपडेट आपको बता देता हूं। ICRA एक संस्था है, रेपुटेड संस्था है ICRA के मुताबिक 2025-26 में चीनी का जो टोटल प्रोडक्शन का अनुमान था वो लगभग 3.1 करोड़ टन था।
ठीक है, इन्होंने अनुमान लगाया था 25-26 का टोटल जो प्रोडक्शन था वो 3.1 करोड़ टन था, लेकिन जो नेट प्रोडक्शन हुआ है वो 2.8 करोड़ टन हुआ है। ठीक है जी, मतलब 40 लाख टन का हाँ, नुकसान हुआ। इसमें 31 लाख टन चीनी कम हुआ है प्रोडक्शन। उसके पीछे रीजन पता क्या बताया जा रहा है कि जो गन्ने का सीरा है उसको एथेनॉल बनाने में खपा दिया गया। 31 लाख टन को अगर चीनी बनाया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, एक चीज। दूसरा, एक और संस्था है CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनकी तरफ से कहा गया कि हम 3 साल से ये बात कह रहे हैं कि गन्ने का एथेनॉल में इस्तेमाल मुश्किलें खड़ी करेगा। हम जो बात 3 साल से कह रहे थे, आज वो स्थिति आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज को बेसलेस कर रहे हैं। मैंने 2 संस्थाओं का नाम बता दिया, उन संस्थाओं ने उसमें तर्क और आंकड़े के आधार पर कहा कि हम जो कहते तो वही हुआ। देखिए, ऐसा है, इंडियन जो सोसाइटी है चीनी मिल्स की, उसने कहा है कि भाई जो क्रॉप का आउटपुट है इस साल कम है, ठीक है। ये नहीं भाई साहब, आप भगवान ईश्वर पे बार बार जा रहे हैं। वो एक रीजन है, 10 रीजन में से एक रीजन है, 9 रीजन को आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? आप समझे नहीं ना बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पीसीआर थोड़ा ऑडियो बढ़ाइएगा, पीसीआर ऑडियो बढ़ाइएगा, आवाज नहीं आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि भाई जो चीनी मिल्स का एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है कि इस बार प्रोडक्शन कम हुई है। जब रॉ मटेरियल कम होगा तो आउटपुट वैसे ही कम जाएगी। पर आपने बताया कि 40 लाख टन का जो है शॉर्टेज हुआ है, ठीक है। तो 1 मिलियन टन पे तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी हटा दी है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से इसकी आपूर्ति करेगी, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी, और गवर्नमेंट उसके लिए कदम उठाएगी। वो दिख रहा है कि मार्केट में शॉर्टेज है, और कहीं कि जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो जाए किसी कारणवश, तो क्या होता है कि फिर रेट थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब उसमें क्या है कि सप्लाई सर आप जिसको थोड़ा कह रहे हैं वो 25 से 30% तक बढ़ा है। आप उसको 30% को बढ़ना थोड़ा बोलते हैं आप। देखिए, ऐसा वैसा मैंने अभी आपको बताया है कि गन्ने का रेट 80 रुपए का फर्क पड़ा है, ठीक है। उसका भी एडजस्टमेंट होगा। चीनी का रेट हर साल पीछे अगर आप देखें ना, तो हर साल 2-4 बढ़ता ही, 2-4 रुपए बढ़ता ही बढ़ता है। 45 का नहीं मृगेंद्र जी, भाई साहब 45 का 50 हो जाता, समझ में आता, वो 65 हो गया। मैं मान रहा हूँ उस चीज को। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि भाई ये सही है, ऐसी बात। मैंने बोला है कि भाई क्रॉप की वजह से भी हुआ है, दूसरा मार्केट में बदमाशी चल रही है, स्टॉक पाइलिंग हो सकती है। सरकार जो है, जैसे ये पहले भी होता रहा है कि जो प्याज के दाम है 300 रुपए किलो तक भी गए थे, 20 रुपए से, आपको ध्यान भी होगा, ठीक है। टमाटर के भी गए थे, तो वो चीज होती है मार्केट में, और उस पर जो है सरकार जो है कड़े कदम उठाएगी। जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी स्टॉक पाइल करना बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब आप जो ये ICRA, CAIT जैसी संस्थाएं से जुड़े जो लोग कह रहे हैं, आप उसको खारिज कर रहे हैं? नहीं, हम उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बार-बार एक मिनट मृगेंद्र जी, आप बार-बार मौसम खराब हुआ उस पे चले जा रहे हैं, स्टॉक फाइलिंग पे जा रहे हैं। 10 कारण में से 2 कारण बता रहे हैं, 8 कारण की तरफ आप मुड़ ही नहीं रहे। जो बड़ी कारण है जिसके बारे में वो जिसके बारे में वो लोग कह रहे हैं। और एक मिनट, जो नई फसल हुई है उसका प्रोडक्शन तो अक्टूबर से शुरू होगा, ये तो पूर्व के प्रोडक्शन का मसला है। तो लास्ट ईयर जो है, हाँ, लास्ट ईयर तो नहीं, फसल का मौसम उतना खराब था। लास्ट ईयर फ्लड तो आए थे इतना बुरा। अरे भाई साहब, मुजफ्फरनगर में कोई फ्लड नहीं आया था। मुजफ्फरनगर में कोई फ्लड नहीं आया था। नहीं, पंजाब बर्बाद हुआ था, यहाँ दिल्ली। नहीं, मैंने कहा ना 10 में से। ठीक है। आपने स्वयं भी इसको जस्टिफाई कर दिया खुद ही। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो आपने पॉइंट उठाया कि जो नहीं सर, मृगेंद्र जी, मैंने जो रिपोर्ट दिखाई, एक मिनट, मैंने जो रिपोर्ट दिखाया, एक मिनट, जो मैंने रिपोर्ट दिखाया उसमें जो 6 कारण मैंने बताए, उसमें एक कारण मैंने मौसम की खराबी बताया, मैंने माना ना। बट आप सिर्फ उसी पे स्टिक हो रहे हैं या थोड़ा बहुत जमाखोरी पे जा रहे हैं, बाकी जो रीजन उस पे नहीं जा रहे। बाकी जो आप कह रहे हो ना, डाइवर्जेंट जो है इथेनॉल की तरफ, वो आप कह रहे हो ना। हाँ। जो मेन मुद्दा हो रहा है। हाँ, वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है, वो एक पॉइंट उठा है, वो देखा जाएगा।
कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मुद्दा उठा है। हाँ, मौसम खराबी का एस्टेब्लिश हो गया, वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। विष्णु पांडे, प्रोडक्शन तो एस्टेब्लिश हो चुकी है सर ठीक है जो आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है। कुल मिला के विष्णु पांडे यही है कि अगर आप 10-20 हजार रुपए महीना कमाते हैं तो भैया आप सामान समेटे गांव लौटिए, क्योंकि हिसाब किताब जो है वो 50-60 हजार कमाने वाले भी अब हाँ जी, इसका जवाब मैं दूंगा आपको, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। हाँ, नहीं सर, मैं 3 रीजन बता देता हूँ। सिलेंडर का दाम बढ़ ही गया, पेट्रोल में जो मैंने आपको हिसाब बताया दिया, जो 1000 रुपया में 1000 रुपये का तेल था अब वो 1200-1300 रुपया हो गया है। मतलब जो पहले आप सीधे पॉइंट पे आइए, इसको बोलते हैं महंगाई दर। हाँ, महंगाई दर बोलेंगे जो अब उतना आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं है सर मृगेंद्र जी, आपके आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई मैं, मुझे नहीं इतना मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं सर सुन तो लो, अगर अरे सर मैं बहुत 1973 में सर सुन तो लो। अरे मृगेंद्र जी सुनो, मैं कभी बैंक नहीं जाता, बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं करता, क्योंकि मेरा हिसाब किताब बहुत खराब है, तो टेक्निकल भाषा में नहीं समझता। मैं मोटे तौर पर देखता हूँ मेरे जेब में क्या आ रहा है और मेरे जेब से क्या निकल रहा है, उसके बाद XYZ। नहीं, मैं सर आपका पॉइंट वैलिड है, मेरा आंसर तो सुन लीजिए। नहीं सर सुन तो लो महेंद्र जी, सुन तो लो, आप जो बात कर रहे हो पढ़े आप सेमिनार वाली बात कर रहे हो। सर सुनो तो मृगेंद्र जी, ये महंगाई दर, फिजिकल डेफिसिट, ये ना सेमिनार वाला भाषा है भाई। ये जो 5 स्टार होटल में बैठ के बाबू लोग बात कर, वो है पब्लिक जो भारत की 95% है, उनको इनसे फिजिकल डेफिसिट और महंगाई दर से कोई मतलब नहीं है, और मैं उसी कैटेगरी में आता हूं। विष्णु पांडे जी, मोटे तौर पर एक के बाद एक और चीज आ गई, एक्सक्यूजेस आप ढूंढ रहे हैं लेकिन मूल कारण को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चलो इसका आंसर करूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल कीजिए। हाँ धर्मराज जी, इस सरकार में एक सबसे बड़ी कमी यही है, वो समस्या को मानती नहीं है। देखिए मैं बताऊं, मोदी है तो मुमकिन है, अब वो कैसे पॉसिबल समझिए, जब पूरी दुनिया को पता है कि भैया अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास, दिसंबर से अप्रैल, माफ कीजिएगा, वो स्टॉक का होता है। तो जो भी स्टॉक आना था वो तो पिछले साल स्टॉक आ चुका है, ये तो बात सच है। अब जो कटाई हुई वो तो इस साल हो रही है। तो कहानी क्या है, सरकार ये नहीं मान रही है कि उन्होंने जो 1 अप्रैल 2026 से जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को मैंडेटरी किया E20 को लेके, और उसके लिए जो 30% है जो कंजप्शन सप्लाई करी गई उन मिलों को, उन रिफाइनरी को, उससे कितना फर्क पड़ा है, ये सरकार इस चीज को मान नहीं रही है। भाई जो आपके पास जो स्टॉक आना था वो तो ऑलरेडी दिया, आपका अप्रैल तक स्टॉक आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फ्यूल के प्राइस को बढ़ने के लिए कि वो प्राइस बढ़े ना, तो आपने क्या किया, आपने कर दिया ब्लेंडिंग एथेनॉल की ब्लेंडिंग कब होगी, एथेनॉल कब बनेगा, जब उसको बनने चाहिए। अब स्टॉक तो पहले से फिक्स हो चुका है, जितना था उतना था। तो 30% आज की डेट में जो आपके पास एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, उसका जो एथेनॉल माल, कच्चा रॉ माल आ रहा है, वो सब गन्नों से आ रहा है। तो भाई इसका मतलब ये है कि मार्केट में तो आपको जो चीनी की रकम पड़ेगा। अब सरकार इसी जितना नहीं समझेगा, सरकार अगर मान भी रही है तो अब चुप्पे मान रही है, भाई इंपोर्ट पे ड्यूटी हटा दी। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक हम लोग हैं और हम लोग चीनी का इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार अपने डिसीजन से कितना फेल होते जा रही है। एक डिसीजन या हर डिसीजन है, ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है। जब से इनकी सरकार बनी है इस देश में, ये कहाँ पे रुके हैं बता दीजिए, कहाँ पे ये रुक के बैठे हुए हैं। आप कुछ भी उठा लीजिए, आप LPG सिलेंडर उठा लीजिए, तो 410 रुपए का था, 800 से 900 रुपए चल रहा है इस टाइम पे। पेट्रोल 71 रुपए का था और 94 100 रुपए का 112 रुपए पहुंचा। वो भी क्या है, वहां तो भाई प्योर पेट्रोल था। आज तो आपके पास E20 पेट्रोल मिल रहा है, मतलब 20% तो ब्लेंडिंग ही हो रखी है। डीजल आप देख लीजिए 55 था, 90 के आसपास, 100 के आसपास डीजल पहुंचा। दूध देख लीजिए 36 रुपए दूध था जब सरकार बनी थी इनकी, आज 70 रुपए के आसपास दूध बैठा हुआ है। सरसों का तेल 85 रुपए है था और आज 135, 150, 250 रुपए है। और कमर्शियल सिलेंडर की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस तरीके से 1600 रुपए बड़े साल बढ़े। तो सरकार से कमी है कि सरकार किसी भी मुद्दे पे वो अपनी खामियां नहीं मानती है। वो यार मौसम तो पिछले साल खराब था, बात खत्म होगी, मौसम भी चला गया, कटाई भी हो गई, स्टॉक आपका डंप भी हो गया, सारा स्टॉक भी आ गया, प्रोडक्शन भी, अब इसका जो नया प्रोडक्शन हो रहा है वो अलग, वो चीजें हो रही हैं। जब तक सरकार अपनी कमियां नहीं मानेगी, सरकार गलती नहीं मानेगी कि हाँ हमने, आप मान लीजिए ना कि हाँ ठीक है, हमने पेट्रोल के प्राइसिंग को, फ्यूल प्राइसिंग को कम करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया,
उसके लिए आपने E20 जो 2030 में आपको इंप्लीमेंट करना था, आपने 2026 में कर दिया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं फेलियर हो रही है। अगर ये क्यों सरकार, देखिए मैं बता रहा हूं क्यों जवाब नहीं दे पा रही। अगर E20 से गाड़ियां खराब नहीं होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ सरकार आज छाती ठोक के बात कर रही होती, पर गाड़ियां खराब हो रही है, गाड़ियों की एवरेज खराब हो रही है। इस पे मैंने कई डिबेटें करी। तो आज सरकार हर मुद्दे में बैकफुट पे, और टेक्निकल पॉइंट यही है भाई, आम आदमी समझ चीनी महंगी हो, अभी आज 71 रुपए है, आपने इंपोर्ट में कितना फर्क पड़ेगा। वो इंपोर्ट जब आएगा फिर वो चीजें पहुंचेगा कहां से कहां, स्टॉक को लेके आपने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए भाई। आपको तो तुरंत जब इसेंशियल आइटम आता है, शुगर है देखा जाए तो FMCG का आइटम है, उसको तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज की डेट मेरे हिसाब से स्टॉक तुरंत चेक कर देना चाहिए था सरकार को। तो पर ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं था कि चीनी को, सरकार को अप्रैल में ही पता थी ये बात। ठीक है विष्णु पांडे जी। दीपक शर्मा जी, भाई साहब बताइए सर, ये परिस्थिति क्या बन रही है? दुनियादारी को तो आदमी झेल ले, लेकिन चीनी बहुत बेसिक नेसेसिटी है। चीनी, आटा, चावल, तेल, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना। हर घर में मुझे लगता है दिन में 4-5 बार तो इस्तेमाल हो ही जाता होगा। अगर 3-4 लोगों की फैमिली है तो महीने का 5-7 किलो तो चीनी खपत हो ही जाता होगा हर महीने एक घर में, मिनिमम बता रहा हूँ। तो ऐसे में ये परिस्थिति मैनमेड है या आपको लगता है कि नहीं अचानक से कुछ हो गया? सर आप म्यूट है क्या? चेक कीजिए तो दीपक जी। धर्मा जी आपको नमस्कार, जी दिल्ली NCR के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने प्रश्न पूछा कि सिचुएशन कैसी, तो मैं तो ये कहूंगा कि गुड तो बैड हो गया आप, क्योंकि 60 रुपए से 100 रुपए पर जा रहा है, गुड तो बैड हो गया आप। और जो बैड टी हुआ करती थी वाकई में बैड टी हो गई है, वो बैड टी हो गई। एक आम आदमी के लिए चाय पीना भाजपा ने दुर्बर कर दिया। सुबह उठते ही वो चाय एक प्याला जो पीता था उस प्याले को दुर्बर कर दिया। ये भाजपा वही भाजपा है जो आपको याद होगा, महंगाई खाए जाते हैं, ये गाना याद होगा आप, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ महंगाई खाए जाते हैं। तो अब इनको वो गाना भी याद नहीं। हाँ। तो केवल सवाल क्या, कुछ भी अगर मान लो महंगाई होती है, कहता है हमारी छवि खराब कर दी, मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था आपकी इसमें जब डिबेट में चल रहा था कि छवि खराब कर रहे हैं। अरे 65 रुपए चीनी हो रही है, उसमें क्या कोई छवि खराब करेगा? क्या कोई छवि बनाएगा? अरे जनता की दिल की बात सुनिए, क्या इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। पहले कुछ महंगा, सिलेंडर महंगा, फिर चावल महंगा, फिर चीनी महंगी। अब सवाल इस बात का कि जो एक आम आदमी उसके जीवन के ऊपर आपने कितना बोझ डाल दिया। और ये बोझ अपने आप आया बोझ नहीं, मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, सब कुछ मौसम पे डाल दिया, प्रकृति पे डाल दिया। जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भाजपा की वजह से हो रहा है, और जो कुछ बुरा हो रहा है प्रकृति की वजह से बुरा हो रहा है। कितनी अच्छी बात है, इतना बढ़िया रीजन उन्होंने दिया कि जो कुछ बुरा है वो प्रकृति की वजह से बुरा हो रहा है, और जो अच्छा हो रहा है भाजपा मोदी जी की वजह से अच्छा हो रहा है, हमारी नीतियों की वजह से अच्छा हो रहा है। तो नीतिगत विफलताओं का एक जीता जाता क्रम है बेसिकली। अगर आप देखें आम आदमी की जो गाड़ी थी, गाड़ी के चारों पहिए रोक दिए। पहले तो काम एथेनॉल लेके आ रहे हैं। उस एथेनॉल के कारण अगर आप देखें कितनी मार पड़ी एक आम आदमी के ऊपर। उसकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा, एवरेज घट गई, मैकेनिक पे बेचारा खड़ा रहा। और ये जगह जगह आपने उदाहरण देखे होंगे, और मुझे लगता है हमारी डिबेट में जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी इस बात से सहमत हो चुके हैं। इस डिबेट के अंदर मैं याद दिला दूंगा, अब वो असहमति भी व्यक्त नहीं कर सकते इसके ऊपर कि कितना परेशानी हुई है उनको। तो उसके बाद में अब जो रही सी कसर थी वो अब इस महंगाई से, चीनी के दाम, और वो भी कब, जब रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और आने वाले त्योहार, उस समय। सवाल इस बात का कि किसी भी चीज के ऊपर आप अपनी विफलता तो मानिए। हर बात के ऊपर यह कहना कि मौसम की वजह से हो गया, स्पष्ट रूप से आप अगर देखें एथेनॉल को जिस तरह से प्रमोट किया गया, गन्ने का जो विक्रय था वो बेसिकली प्रॉफिट बेस हो गया, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, उसका रुख मुड़ गया चीनी से एथेनॉल की तरफ। और यह मुख्य कारण है। आप आज स्टडी नहीं सामने आ रही, कल आ जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का आज तक सरकार ने कब माना है? जब भी कुछ घटनाक्रम चल रहा होता है उस समय तो मानते ही नहीं, सोचते निकल जाएगा। तो सवाल इस बात का
इसका मुख्य कारण जो है वो कहीं ना कहीं नीतिगत विफलता वाली बात है। आज एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि आज गाड़ी के 4 पहिए भी रुके हुए हैं और जो एक जनजीवन का पहिया होता है एक आम आदमी का, वो भी रोक दिया गया है। तो आप समझे किस तरह से ये नीतिगत विफलताओं के कारण एक आम जन के जीवन के पर बोझ पड़ रहा है और ये मानने को तैयार नहीं। और ये सारी बात किस पे डालते हैं? मौसम की वजह से हो गया, प्रकृति की वजह से हो गया। और जो कुछ दिल्ली में अच्छा हो रहा है या देश में अच्छा हो रहा है वो भाजपा की वजह से और मोदी जी की वजह से। चलिए ठीक है, निपुण आलम बायन जी बताइए सर, चीनी महंगी हो गई, बीजेपी के नेता ANK ने प्रकारीण अलग अलग तर्क गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे लोगों का भी कुछ तर्क है, आप किसके तर्क से ज्यादा सहमत हैं? देखिए, जब बात आती है आम जनता की, तो आम जनता के कुछ मुद्दे होते हैं और आम जनता उन्हीं मुद्दों पे ज्यादा सेंसिटिव होती है और हम भी उसी में आते हैं, आम जनता में आते हैं। और जाहिर सी बात है कि 1 महीने के अंदर अगर चीनी का रेट 16% बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमको हर चीज में दिखाई देगा। चाहे हम लोग राशन की बात करें घर की, हम बाहर भी जाएंगे वहां भी दिखाई देगा। हर चीज क्या ना, एक चीज के बढ़ने से सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से आम जनता को कई चीजों पर इसकी दिक्कत सामना करना होगा। लेकिन बात है कि गंभीरता से विचार किया जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो गलत कह रहे हैं। मौसम का प्रभाव भी रहा है, कहीं ना कहीं जमाखोरी भी हुई है, सरकार ने इस पर कदम भी उठाए हैं, लेकिन इथेनॉल में इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, सरकार का कहना ये है कि 23-24 में हमने गन्ने के कुल उत्पादन करीब 12% लिया और इस बार तो हमने केवल 1% लिया था इथेनॉल के लिए। लेकिन ऑटोमेटिकली जब उत्पादन कम हुआ और उत्पादन कम होने के बाद अगर 9% भी लेंगे तो वो भी एक अच्छी बड़ी मात्रा बैठ जाती है। होना तो चाहिए था कि अगर कम उत्पादन चीनी का हुआ तो एथेनॉल में इस्तेमाल चीनी का नहीं होना चाहिए था, यानी कि गन्ने का नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसी अगर हम परसेंटेज के हिसाब के देखें या हम उसको मात्रा के कंटेंट में देखें तो देखेंगे पिछले बार से ज्यादा का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप परसेंटेज से देखेंगे तो कम दिखाई देगा, 12% 9% तो कम है, लेकिन जब उत्पादन कम है तो मात्रा 9% काफी बड़ी बैठ जाती है। तो उस हिसाब से उसको देखा जाए। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बात सही है कि वैश्विक कई प्रभाव, इथेनॉल का ज्यादा यूज क्यों किया गया, क्योंकि तेल की आपूर्ति कम है। तो अब दुनिया में कहीं भी कोई क्राइसिस आएगा तो आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दुनिया के जुड़े होने से हम ये नहीं कह सकते कि तेल के उत्पादन में या तेल की आपूर्ति में कमी हुई तो सरकार को इथेनॉल का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं सरकार को इस समय और संजीदा होना चाहिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति हो। हालांकि सरकार ने कदम भी लिया कि हम बाहर से आयात करेंगे। अब आयात करने की एक मजबूरी है क्योंकि जिस प्रकार से अब एक फेस्टिव सीजन आ रहा है उस हिसाब से लोगों को और ज्यादा दिक्कत होगी। तो सरकार को और ज्यादा संजीदगी से विचार करना पड़ेगा। जी नहीं, इसमें एक तर्क ये भी नहीं सर, एथेनॉल के साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो बड़े बड़े बाबू हैं जिनको जब हम लोग न्यूज़ चैनल में काम करते हैं तो हम लोग एक दिन पहले एक फॉरवर्ड प्लान लेते हैं। तो जो अधिकारी और बाबू हैं जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, अलाउंसेस लेते हैं, उनका काम तो ही होता है ना एज्यूम करना। 2025 में नवंबर 2025 में भारत सरकार ने 15 लाख टन चीनी निर्यात करने को मंजूरी दी। फरवरी 2026 में 5 लाख टन इसको और बढ़ा दिया, कुल 20 लाख टन हो गया। तो फरवरी में आप निर्यात को एक्सपेंड कर रहे हैं, निर्यात को बढ़ा रहे हैं। 5 महीने बाद ये स्थिति बन जा रही है कि आपको फिर 10 लाख टन खरीदना पड़ रहा है। आप 5 महीने पहले बेच रहे हैं और 5 महीने के बाद आपको 10 लाख टन मंगाना पड़ जा रहा है। तो सीधे सीधे आपकी तो काहली है ना, आपकी सोच उस दिशा में नहीं जा रही है। आप इनकॉम्पिटेंट हो उस जगह पर बैठने के लिए कि आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हो कि आपका क्या चल रहा है आपके देश में। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है धनराज जी आपका। और देखिए, होता क्या है कि अगर हम अधिकारियों की बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की, उनका काम ही में नहीं होता है कि एग्जूम करें। और इसलिए कहा जाता है ना कि विजनरी डिसीजन,
दूरदर्शी निर्णय। तो दूरदर्शी निर्णय किसी को कहा जाएगा कि भाई आपको पहले से एग्जूम करना चाहिए था कि क्या पोजीशन बन सकती, क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन धर्मराज जी, इसमें एक बात ये भी है कि अगर हम फरवरी की बात करते हैं और अभी चल रहा है हमारा अगस्त, तो बीच में ऐसा नहीं कि गन्ना जब चला गया, गन्ना तो ठीक कटाई हो जाता है, मार्च अप्रैल तक जाके पूरा खत्म हो जाता है गन्ना। हमारे यहाँ गन्ने का सीजन होता है कि दशहरे पे कटना शुरू होता है, दशहरे पे या गोवर्धन पर, उसके बाद फिर आपका अप्रैल मई तक आपकी मिलें चलती हैं। लेकिन उसके बाद चीनी के वहां पर डेवलपमेंट होता है, बनाया जाता है, कुछ इसको स्टोर किया जाता है और धीरे धीरे इसको रिलीज किया जाता है। या तो सरकार के पास में सही तरीके से डाटा नहीं था कि जो मिल से मिला उसकी वजह से फेलियर हुआ, या फिर देखा कि चलो समय के साथ देखा जाएगा, धीरे धीरे के 2 रुपए बढ़ाया जाएगा, उससे एक इम्पैक्ट होगा। एकदम से बड़ा है भाई, कोई चीज आज 20 जुलाई को 48 रुपए थी, आज वो 56 रुपए हो गई, तो एक महीने के अंदर उतना इंक्रीज होना वो ज्यादा दिक्कत हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिसी रही होगी कि या तो डेटा हमारे पास सही तरीके से मिल से नहीं आया, या फिर हम सोचे तो अगर अगर डाटा नहीं भी आया तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सरकार और सरकार से जुड़े लोगों का कसूर है। अगर आपको डाटा नहीं आ रहा तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कंज्यूमर हूं ना, मैं तो पूछूंगा। नहीं देखो धर्म जी, 2 चीजें आती हैं कि जमाखोरी वाली जो स्थिति होती है, कई बार क्या होता है कि खरीद कर अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ये भी एक स्थिति होती है। पर मैं फिर कहूंगा आपका बिल्कुल जायज प्रश्न है, ये सब तो विजनरी डिसीजन में आएगा, कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का पार्ट माना जाएगा। तो इसमें सरकार ने कहीं चूक हुई है, चाहे वो अधिकारी से हुई है या सरकार के अपने लेवल पर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रकार के टेक्निकल इश्यूज आते हैं कि जमाखोर जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की चीजों को सरकार को जानने नहीं देते, जब कमी पड़ती है तब वो अपने स्टॉक खोलते हैं। हो सकता है सरकार छापेमारी की प्रक्रिया चलाए और इस प्रकार से कहा गया। ठीक है, अगर जमाखोरी भी है तो जमाखोरी के लिए भी तो हम सरकार को ही दोषी ठहराएंगे ना। आपका मैकेनिज्म क्या कर रहा है? अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, सावन चल रहा है, इसके बाद तो अब काउंटर खुल गया ना। तो अब तो क्योंकि जब अब दिल्ली एनसीआर में हम क्या देखते हैं, जब दिवाली आने वाली होती है उसके बाद खूब मिठाइयां पकड़ी जाती हैं, खोया पकड़ा जाता है कि बासी है, मिलावटी है, तो फूड विभाग एक्टिव हो जाता है। तो जो ये तो सरकार को पता ही होगा कि हर साल सावन के बाद, सावन भादो आसीन कार्तिक का जो महीना होता है पूरी तरीके से त्योहारों का महीना है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो उस दौरान खूब मिठाइयां बनती हैं, खूब बेकरी का प्रोडक्ट बनता है, तो हो सकता है कि भाई स्टॉक लोग करें। तो अगर नहीं आपने उसको कंट्रोल किया तो इसमें भी तो आपकी ही गलती है। मृगेंद्र जी देखिए, ऐसा है धर्मराज जी, सरकार की जिम्मेवारी होती है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं। पर आप ये बात समझिए, क्या चीनी का रेट पंजाब में कम है या हिमाचल में कम है? जो चीनी है ना वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। संविधान में जो स्टेट लिस्ट है जहां पर केवल स्टेट ही कानून बना सकते हैं, उसमें मार्केट कमेटियां भी आती हैं और हमारी एग्रीकल्चर की जो है प्रोडक्शन भी आती है, उस पे स्टेट जो है फाइनल से करता है अपनी। तो क्या इन सरकारों ने वहां पर चीनी सस्ती कर दी? इन्होंने वहां पर गन्ना क्यों नहीं ढंग से खरीदा? वहां पर इन्होंने चीनी क्यों नहीं स्टॉक पाइल करी? ये कर सकते हैं। संविधान के 7वें शेड्यूल की एंट्री 1433 ये कहती है इनके पास राइट है। सुनिए ये भाई साहब, एक मिनट, ये जो आप राजनीति कर रहे हैं ना, एक मिनट सुन तो लीजिए। देखिए ये गलत बात है आपकी ना, बात बीच में काटते हो, बात पूरी करने दीजिए। इनका ऑडियो डाउन करो। तो आप मुझे प्रीच मत कीजिए कि मेरा क्या गलत काम है। मुझे पता है आप 10 जगह बैठते होंगे, आपको ही पता है कौन कितना बोलने देता है। आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने कहा जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं आम आदमी का मुद्दा है। आप पंजाब आम आदमी पार्टी अलग अलग इश्यूज पे करते होंगे, अच्छी बात है। ये सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, और अगर आप चाहेंगे कि आपको मैं कंटिन्यूअस प्रचार करने दूं तो नहीं करने दूंगा। मुद्दे पर रहिए। आम आदमी पार्टी शेड्यूल, मैंने कहा ना मैं बहुत कॉमन आदमी हूं, बहुत आम आदमी की बात करता हूं। ये टेक्निकल चीजों में मुझे मत फंसाइए, मैं नहीं समझता। तो इसका जवाब दूं मैं आपको? हाँ दीजिए। देखिए नहीं तो नहीं, मुझे इस चीज से घोर आपत्ति है जब कोई ये कहता है कि आपका बहुत ये है कि मुझे बोलने नहीं देते। मुझे पता है कि मैं किसको कितना बोलने देता हूं, और आप सभी लोग अलग अलग टीवी चैनल्स पे जाते होंगे, वहां भी पता है कि कौन किसको कितना बोलने देता है। मैं 1% भी मुद्दा नहीं भटका हूं। मैं यही कह रहा था कि आप, मैं मुद्दे पे हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं मुद्दे पे ही हूं। जब मेरी नहीं, पंजाब में, दिल्ली में रेखा गुप्ता ने क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं किया? हरियाणा में नायब सैनी ने क्यों नहीं किया?
अब वही बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी बात करूंगा तभी आपकी बात। हाँ बोलिए बोलिए, आपको देता हूं 2 मिनट, बताइए। कि भाई ऐसा है, जो चीनी है नायब सिंह जिम्मेदार है, मानते हैं चलो हरियाणा के लिए, दिल्ली के रेखा गुप्ता जिम्मेदार है, मगर हिमाचल में तो कांग्रेस गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि जिस स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है। जैसे पुलिस जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, उसी प्रकार हिमाचल में गन्ना, हिमाचल में मिल है क्या? हिमाचल में मिल है क्या? देखिए, अगर हिमाचल में गन्ना होता है के पास, नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या हिमाचल की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि जनता को चीजें? नहीं सर, आप नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि हिमाचल में क्या गन्ने का उत्पादन होता है? क्या हिमाचल प्रदेश में गन्ने की पेराई का मिल है? हिमाचल में चीनी बिकती है, ठीक है, हाँ? और वो एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से बनती है, तो वो वहां पे रेगुलेट किया जा सकता है। सरकार जो है, जिस प्रकार भारत सरकार खजाने से सब्सिडी देके ड्यूटी फ्री करके किसी तरह से जो है जनता पे बर्डन कम करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर इस मैटर के अंदर जितनी जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप दिल्ली की रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, नायब सैनी हरियाणा, भजन लाल शर्मा राजस्थान, इनको बोलो करने के लिए। फिर मैं पंजाब और में मान साहब, फिर उनको बोलता हूं करने के लिए, सुखू साहब को हिमाचल प्रदेश में। चलिए देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कल बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी के होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कई विषय हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। अब कुल मिलाकर विष्णु पांडे जी, बात वही निकलकर सामने आ रही है। दिक्कत यह है कि हर मसले पर जो टीवी पर लोग आते हैं, मुझे पता है कि पार्टी का पक्ष कहां तक रखना है, पार्टी की बात कहां तक रखनी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आम आदमी पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन एक लकीर होनी चाहिए। हालांकि चलिए मृगेंद्र जी की बात मानता हूं कि वो किसी चीज को बिल्कुल काट नहीं रहे, बट लेकिन जिस तरीके से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आप ऐसी चीजों को जस्टिफाई कब तक और कहां तक कर सकते हो। जैसे कि एथेनॉल की बात आई, एथेनॉल के मामले पर भारत सरकार के टॉप लीडरशिप में अभी पिछले 2 दिन से बवाल चल रहा है। किसी ने उस पर एक कमेंट नहीं किया, कहीं से भी। भारत सरकार के टॉप जो मंत्री है जिनसे जुड़ा मसला है, किसी के जुबान से एक बात नहीं फूटी इस मामले पर। धर्मराज जी, मैं आपको बताता हूँ बीजेपी की परेशानी क्या है। बीजेपी सरकार ही पहले से जानती थी कि स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा और चीनी के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि जब पहले आप अप्रैल से पहले जब E20 था तो उससे E10 था, माफ कीजिएगा, तो 10% पेट्रोल ब्लेंडिंग होती थी, तो 450 से 500 करोड़ लीटर की डिमांड होती थी। अब जैसे E20 आया तो अब 1000 से 1100 करोड़ लीटर पहुंच गया, तो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो पाई, लेकिन डिमांड बढ़ गई तो अब यूज करना पड़ा। दिल्ली, यूपी, बिहार, जो आप जवाब पूछ रहे थे ना इनसे कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ाया, कि आपने प्राइस यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल किया, सर यहाँ पे बीजेपी पहली खेल कर चुकी है। आपको पता है, जो एडवांस जो सप्लाई होती है, जो फेस्टिवल सीजन में जो राशन में जो सप्लाई होती है राशन की, बेसिकली 3 महीने पहले अगस्त में यूपी, बिहार और दिल्ली में 3 महीने का एडवांस स्टॉक दे दिया गया यूजर को पूरे भारत में, और सबसे ज्यादा राशन कार्ड होल्डर इन 3 स्टेट के हैं। तो इसका मतलब ये तो सरकार पहले जानती थी कि इसका मतलब इसका असर पड़ेगा। आप इसी वजह से ये इतना कह पा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं 3 महीना एडवांस राशन जो आपका सिर्फ ये दिवाली के टाइम पे, दशहरा दिवाली के टाइम पे मिलता है,
कि चलो त्योहार है, आपको सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बार तो अगस्त में दे दिया इन्होंने तीनों स्टेट में। तो भैया आप करोगे कैसे? मतलब नीयत तो आपकी ठीक नहीं है। मतलब पूरे राज्यों में 3 राज्यों में सबसे कंज्यूमर डिमांड है यहाँ पे, और उनको तो जब बीजेपी पॉलिटिकली वाला मामला जो होता है वो ये लोग करते हैं, ठीक, इनके पास जवाब होता नहीं है, ये मानेंगे भी नहीं कि एक्चुअल कमी क्या रही है। अरे मान जाइए ठीक है, समस्या समझ में आ गई है, वैसे 450 करोड़ था, अब सीधा आपका बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 1000 बढ़ चुका है। 1000 करोड़ लीटर थोड़ा थोड़ी होता है, कहाँ से लेके आएंगे आप एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के? तो ये बात मानेंगे नहीं, और कमी यही है इनके अंदर। और इसी वजह से झूठा लोगों को सपना दिखाते हैं कि हम विकसित बना लेंगे। ये बयानबाजियों से सरकार नहीं चलेगी, और इस टाइम पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने अगर यूपी, बिहार और दिल्ली में अगर 3 महीने एडवांस सप्लाई से अगस्त में कर दिए, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं दिया आपने? क्या वहां के जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग नहीं है? ठीक है, ये इनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। अब एक बात बताइए दीपक जी, इसमें दो छोटे छोटे सवाल है, आपसे भी हैं और निपुण जी से भी हैं। पहला ये कि या तो भारत सरकार के जो टॉप ब्रास हैं उनके लिए मुद्दा ही नहीं है, अगर मुद्दा है तो उनको आके कंफर्म करना चाहिए कि जो 45 से 65 हुआ, ये अगले सप्ताह 10 दिन 15 दिन में वापस 45 के भाव पे चले जाएंगे, पहली चीज। या दूसरा कि भाई ये महीने भर की प्रॉब्लम है, आप इसको झेल लीजिए और 65 से ऊपर नहीं जाएगा। आज स्थिति है कि आज 65 हो सकता है, एक सप्ताह के बाद ये 70 हो जाए, 75 हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। और ये वापस कब 45 में आए या 50 में आएगा उसका भी कोई और छोर नहीं है। सर आप म्यूट है क्या दीपक जी? बहुत संजीदगी के साथ एक विषय जो मैं आपने सवाल पूछा उसको मैं एड्रेस करूंगा। जो आपने पिछला घटनाक्रम भी देखा होगा, सरकार की तरफ से आपने कहा कि दाम कितने पहुंच सकते हैं, कितना तक, तो आप देखेंगे कुछ समय तक दाम बढ़ेंगे, अभी और बढ़ते रहेंगे, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। जब थोड़ा सा आप देखेंगे कि विरोध हो रहा है, लोग सवाल पूछेंगे, तो फिर एक हेडलाइन चलेगी न्यूज में, एक्शन में सरकार, और होर्डिंग के ऊपर सख्त कदम। लेकिन सवाल इस बात का कि जो सख्त कदम 15 दिन बाद उठाए जाएंगे, वो 15 दिन पहले क्यों नहीं उठा लिए जाते? आप देखेंगे पिछले सालों के अंदर भी आप देखेंगे 15 दिन बाद ये बोला जाएगा कि हमने होर्डिंग के ऊपर सख्त कदम उठाए हैं, और एक ये हमने जारी कर दिया है, सर्कुलर जारी कर दिया है। सवाल इस बात का, दूरदर्शिता इस बात की है कि जब इस समय जब दाम बढ़ रहे हैं तो उस समय क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उससे पहले क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या लोगों को ये बताया नहीं जा सकता कि कुछ दाम बढ़ने की आशंका? और आप भी हमें रिपोर्ट करें अगर आपको लगता है कहीं, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। उल्टा आपके न्यूज में आप देख रहा था, चीनी की कहीं कमी नहीं है, चीनी की वास्तविकता में कमी नहीं है, लेकिन 65 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए आप ले जाएंगे तो वैसे ही दूर हो जाएगी। कमी कहाँ की बात हो रही है? यहाँ पर यहाँ महंगाई की बात हो रही है, रेट बढ़ने की बात हो रही है, अरे चीनी की कमी नहीं है। सवाल इस बात का, सवाल को डाइवर्ट करना, उसको एड्रेस ना करना, राइट और लेफ्ट चले जाना, आपकी भाजपा की जो राजनीति है इसी तरह चलती रही है और चलती रहेगी। सवाल आप चाहे एथेनॉल के ऊपर भी जब सवाल पूछा गया, बोला गया देश के हित में, अब जब चीनी के दाम बढ़े, आगे कुछ हो सकता है कि कुछ बोले, ये भी देश के हित में, और आप थोड़ा सा सहन कर लीजिए। ठीक है, सवाल इस बात का जो आम जन की आवाज है सुनाई नहीं देगी। ठीक है सर, देखिए ये मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने वो दृश्य देखा या नहीं देखा, मैंने देखा है। आज भी जब मैं अपने गांव या आसपास के एरियाज में जाता हूं तो गांव में जो बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसी परिवार हैं जो गांव में छोटे छोटे दुकान होते हैं ना सर, परचून के, वहां पर घर के सदस्य आते हैं और वो 10 रुपए का वो क्या कहते हैं कि 5 रुपए का चीनी दे दो, 5 रुपए की चाय पत्ती दे दो, इस तरीके से खरीदारी होती है। छोटा सा जो हम लोग जो कप सिरप पीते हैं ना, कप सिरप, उसका बोतल वो बचा कर रखते हैं और उसमें सरसों का तेल लेते हैं कि भैया 10 रुपए, 15 रुपए का, 20 रुपए का सरसों का तेल इसमें डाल दो। तो जब ऐसी चीजें आम लोग, ये टीवी पर बैठने वाले कुछ भी तर्क गढ़ते रहें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब 40 रुपए का माल 70-75 रुपए का हो जाएगा तो वो जो 10 रुपए का चीनी खरीदती है गृहिणी, या जो आदमी 10 या 15 रुपए का चाय पत्ती खरीद रहा है, उस पर क्या भार पड़ेगा? हम और आपका कुछ नहीं है, 60 का जगह 160 भी हो जाएगा तो हम खरीद लेंगे भाई, 5 किलो की जगह हो सकता है 3 किलो खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपने उस दृश्य को देखा है ना, जो 10 रुपए का चीनी खरीदता है, तो शायद आप ये कुतर्क नहीं गढ़ पाएंगे। निपुण आलम भाई जी, सहमत हैं आप?
अगर आपने देखा हो तो। धर्मराज जी, मैंने तो, आप गांव की बात कर रहे हैं, हम तो इस चीज को शहर में भी देख सकते हैं। जो जे कॉलोनीज होती हैं, जहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, प्रतिदिन जो काम करते हैं। नहीं, मैं गया नहीं तो मुझे मैंने दिल्ली में नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। मैं अपने गाँव का, आसपास के गाँव का हाल बता देता हूँ। हाँ, गाँव का भी बता रहा हूँ आपको, कस्बे का भी बता रहा हूँ और मेट्रो सिटीज का भी बता रहा हूँ। मैं तीनों स्थिति को देखा है, तो ये बात तो जायज है। और देखिए, सिंपल सी बात क्या है धर्मराज जी, जब हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज की बात करें, सब कुछ करें, तो मैं कई बार सोचता भी हूँ, जो गांधी जी कहा करते थे या दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, अंत्योदय, कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको सोचकर आप पॉलिसी बनाइए, तो आपकी पॉलिसी एक वेलफेयर वाली होगी और राम राज्य वाली वही होगी। सर्वोदय को, इसी को गांधी जी ने कहा था। तो जब हम इस प्रकार की डिबेट करते हैं, और हमने जो आपने पहले प्रश्न उठाया था, मैं उसी प्रश्न पर आऊंगा कि यही तो है विजनरी डिसीजन, कि आपको पहले से अनुमान हो। और अधिकारी जब हम देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनका काम ही यही होता है कि आपको विजनरी डिसीजन लेने हैं, बैठ के डिसीजन लेने की भूमिका। मैं तो इस क्षेत्र से जुड़ रहा हूँ और इस क्षेत्र में अध्यापन कार्य करता हूं, तो मैं इस बात को मानता हूं। हम तो सिखाते भी इस बात को है कि आपको विजनरी डिसीजंस लेने हैं और क्या काम करना है। कोई सिपाही वाला काम थोड़ी करेगा प्रशासनिक अधिकारी, खड़ा होकर ट्रक पर ट्रैफिक चलाएगा या चालान काटेगा। उसका काम यही होता है कि भाई जिससे फ्यूचर में कोई इश्यूज ना आए, उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है, तो उसमें स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात अभी डिबेट में आई, जब हम कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देखते हैं, वो भाजपा को क्वेश्चन करे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक एग्जाम्पल तो सेट कर सकते थे ना। पंजाब में और हिमाचल में देखो जी, हमने करके दिखा दिया, सरकार के ऊपर बर्डन आया, सरकार ने इधर उधर से मैनेज किया जैसे भी किया। लेकिन आम आदमी का तो मुझे लगता है कि इनका तर्क या इनकी बात और ज्यादा प्रभावशाली होती। हर व्यक्ति इनकी बात को मानता है कि हाँ भाई, बीजेपी अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ज्यादा दम है, क्योंकि उनके स्टेट में मैनेज हो रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो हम बात करें, हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल गन्ना उत्पादन नहीं करता, लेकिन पंजाब तो गन्ना उत्पादन करता है। भाई, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन पंजाब में या वेस्टर्न यूपी में या साउथ में होता जाकर। तमिलनाडु है। हाँ, साउथ कह रहा हूँ, तो साउथ में होता है, तो वहां को स्टेट का एग्जाम्पल बना सकते थे ना इसी को देखकर। तो मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हैं, छोड़िए आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेकिन जब हम देखते हैं कि आम आदमी में फर्क पड़ता है, तो आम आदमी की जो आपने जो सिचुएशन बोली, उस पर कितना जोर पड़ता होगा, इसकी संभावना हम लगा सकते हैं कि वो अपने घर के खर्चे में कैसे कटौती करता होगा, किस प्रकार का जीवन यापन करता होगा। उस आधार पर डिसीजन ले, पार्टी पॉलिटिक्स में जाकर नहीं, कि सोचें भी देश के लिए एक, जैसे ना विकसित भारत की बात करें, तो मैं हमेशा बात को बोलता भी हूँ कि विकसित भारत का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग ही आगे बढ़ते चले जाएं और एक बहुत बड़ा तबका पीछे छूट जाए, जिसके पास एक बेसिक नेसेसिटी जो है, यानी कि बेसिक नेसेसरी जो है, वो भी उसको उपलब्ध ना हो। भाई, आपने चीनी की बात की, आटे की बात की, आज पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में किस प्रकार का हाहाकार मचा पड़ा है, पाकिस्तान की स्थिति आज क्यों ऐसी हुई, उसका कारण ही यही है कि आप जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है, तो सोशल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस से ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस बात में मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि विजनरी डिसीजन में हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। हमको पहले से पूर्वानुमान लगाना चाहिए था। जो मेन काम गवर्नमेंट का होता है, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इसको हमें गुड गवर्नेंस का एक तरह से मानेंगे कि गुड गवर्नेंस में कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसको मेंटेन सरकार को करना चाहिए, और इस समय तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि एक त्योहारों का सीजन पूरा चलेगा, रक्षाबंधन से लेके, जनरली माना जाता है हमारे यहाँ पर तीज अभी कुछ दिन पहले गई है, तीज से लेके दीपावली यानी कि देवकोटनी एकादशी तक, तब तक हमारा मीठे का ही होता है। हमारे तो सब मीठे से चलता है, जो शुरुआत होगी मीठे से ही होगी, तो उस समय बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि सरकार पे फिर से विचार करना चाहिए कि कैसे, और मैं कहूंगा चलिए ठीक है, इस बार जो हुआ, अगला सीजन गन्ने का है, अब उसमें चाहे प्राकृतिक आपदा के कारण या ईश्वरीय जो शुरुआत से चल रही थी। सर अब देखिए मृगेंद्र जी, अगला जो 3-4 महीना है वो जमाखोरी के मामले में बड़ा ही, क्योंकि हर चीज, फेस्टिवल का सीजन तो शुरू हो चुका है, फिर उसका शादियां, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शादियां होती हैं, तो चाहे वो आलू हो, प्याज हो, सब्जियां हो, जो भी, जो स्टॉक, सब्जियां तो स्टॉक क्या ही करेंगे, आलू हो, प्याज हो, तेल हो, चीनी हो, ऐसी चीजों जब जमाखोरी इस सीजन में होती है, तो आपको नहीं लगता कि सभी कान खड़े हो जाने चाहिए स्टॉक जमाखोरी को लेकर? देखिए धर्मराज जी, पहले भी मैं यही बात आपको बता रहा था, मगर आप इसको अदरवाइज ले गए।
ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इथेनॉल का जो मैटर था उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, पर जब बात आपके डेली की चीजों का आता है तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से ज्यादा होती है। उसको एक्शन ज्यादा लेना चाहिए, उसके पास ज्यादा पावर है हमारे संविधान के अनुसार। जब आपको पावर ही नहीं है किसी क्षेत्र में, एक पुलिस वाला जाकर के टीचिंग नहीं कर सकता स्कूल में, उसको अधिकार नहीं मिला हुआ है। इसी तरह से जो स्टेट टू सेंट्रल लिस्ट है, मैं आपको ये बताने की बात कर रहा था कि ये जो लोग कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, अरे हमसे ज्यादा जिम्मेवारी तो इन लोगों की है, तो ये क्यों नहीं एग्जांपल सेट कर रहे हैं? हम तो फिर भी बोल दिए कि चलो ड्यूटी फ्री कर रहे हैं हम, स्टॉक जो आप कह रहे हो ना स्टॉक फाइलिंग, वो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। तमिलनाडु चलिए सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है। आप देखिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो 65 हो गया 65 हो जाए, 65 से 66 ना हो, 65 के बाद ये डिक्रीजिंग में जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए, 65 के बाद 60 हो, 55 हो, 50 हो, यही उम्मीद ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मृगेंद्र जी, विष्णु पांडे जी, दीपक शर्मा जी, निपुण जी, थैंक यू सर, आप लोगों ने वक्त निकाला।